हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है थीसिस राइटिंग फॉर्मेट। आप सभी को ये तो पता ही है कि रिसर्च के दौरान हमें थीसिस लिखनी होती है। तो थीसिस लिखने का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज के सेशन में हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसानी से क्लियर कर देंगे। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग पीएचडी करते हैं तो हम लोगों को एक रिसर्च करनी होती है। इस पूरी रिसर्च में हम लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से हम लोगों ने जो है रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, किस किस ने हमारी हेल्प की, ये सब चीज़ों को हमें एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट करना होता है। इस चीज़ को बोला जाता है थीसिस एंड डिसर्टेशन। ठीक है। थीसिस एंड डिसर्टेशन वैसे तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि अगर आप लोग अपनी मास्टर डिग्री में कोई रिसर्च करते हो, ठीक है, या कोई नई फाइंडिंग्स लेकर आते हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है जनरली थीसिस। ठीक है। एंड अगर आप लोग अपनी पीएचडी के दौरान यानी कि अपनी डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में क्या करते हो, कोई भी रिसर्च करते हो, उस चीज़ को बोला जाता है डिसर्टेशन। लेकिन जनरली क्या होता है, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। आप सभी ने तो हमेशा डिसर्टेशन की जगह यही सुना होगा कि पीएचडी में हम लोग थीसिस लिखते हैं, तो आप लोग यही सुनते हो तो आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। ये जो डिफरेंस मैंने बताया है ये वैसे ऑफिशियल डिफरेंस होता है, आप लोग चाहो तो कंफर्म करने के लिए इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच ड्यूली प्रेजेंट द रिसर्च डन बाय अ रिसर्चर। ठीक है। रिसर्चर ने अपनी पूरी पीएचडी में क्या किया, क्या उसका टॉपिक था, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, किन्होंने उसकी हेल्प की, कौन उनके गाइड थे, हर एक चीज़ को इसमें एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर ऑफ एन अकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। एंड तीसरी डेफिनेशन ये बोलती है, द मेन पर्पस इज टू एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आइडियाज़, कि एग्जैक्टली हमें आइडियाज़ कहाँ से आए, क्या हमें किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से आइडिया आया है या फिर ये हमारे दिमाग में खुद से आइडिया आया था। ठीक है। एंड किस तरह से हमने इस पर काम किया है, ये सब चीज़ें इस पर जो है लिखते हैं हम लोग। थीसिस या फिर आर्टिकल राइटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रिसर्च जो है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। वही यहाँ पे हम थीसिस में देखेंगे। ठीक है। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो थीसिस होती है ना, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये है थीसिस का एक जनरल एंड एक्सेप्टेड फॉर्मेट। ठीक है। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये फॉर्मेट वेरी कर सकता है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि मैम ने तो कुछ और बताया था एंड हमारे पीएचडी के टाइम पे हमें कुछ और बताया जा रहा है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है फ्रंट मैटर, बॉडी एंड एंड मैटर।
ठीक है। सो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन होती है, उसमें हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, इस तरह से सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, स्कूल का नाम लिख देंगे। ये सब चीज़ें आती है फ्रंट मैटर में, ठीक है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होती है हमारे एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि एप्लीकेशन किस बारे में है, उस चीज़ को हम लोग डिटेल में लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें कितने दिन की लीव चाहिए या जो भी बात है, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखते हैं हमारा नेम, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, उनका मोबाइल नंबर होता है, ये सब चीज़ें, हमारा रोल नंबर होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं एंड मैटर में। तो जैसे एप्लीकेशन को हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, वैसे ही थीसिस को भी यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सो इस वीडियो में रियल लाइफ पिक्चर्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ों का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल पेज। अब आप सभी को पता है कि किसी भी बुक में, किसी भी थीसिस में, किसी भी चीज़ में सबसे पहले आता है टाइटल। सो टाइटल जो है एक इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, हमारे रिसर्च के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना होता है, सो दैट अगर कोई पर्सन आने वाले समय में इस थीसिस को पढ़ता है तो उसको सिर्फ टाइटल से ही पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि टाइटल शुड रिवील द टॉपिक ऑफ द थीसिस। जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम है, मैं अपना नाम लिख दूंगी अंकिता सूद, ठीक है। कोर्स का नाम लिख देंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। प्रोफेसर का नाम लिख देंगे, यानी कि जो भी हमारे गाइड है, ठीक है, जैसे सर ABC हमारे गाइड हैं, ठीक है। कौन से मंथ में, कौन सी डेट में एंड कौन से ईयर में हमने इसको सबमिट किया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो अ टाइटल पेज मस्ट इंक्लूड टाइटल, ऑथर, थीसिस, सुपरवाइजर, प्लेस, डेट ऑफ द थीसिस। प्लेस का मतलब है यहाँ पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जो है ये प्रैक्टिकल या फिर ये PhD अपनी कर रहे हैं, ठीक है। इसका पर्पस होता है, पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ये होता है कि आने वाले समय में अगर कोई भी हमारी रिसर्च को पढ़ने जाता है तो उन लोगों को पता चल जाए सिर्फ टाइटल से ही कि इसके अंदर क्या है, क्या ये इनके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट पेज। तो एब्स्ट्रैक्ट पेज क्या होता है, ये ब्रीफ एक स्टेटमेंट देता है अबाउट आवर रिसर्च प्रॉब्लम, मैथडोलॉजी, कीज, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। यानी कि हमने अपनी पूरी रिसर्च थीसिस में क्या लिखा है उस चीज़ को हम लोग 100 to 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कोई बुक है, मान लीजिए बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी स्टोरी है, क्या उसमें कंक्लूजन दिया गया है। अगर हम पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते, हम एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर क्या है, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। यानी कि कम से कम वर्ड्स में इस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, सो दैट कोई रिसर्चर जो इसको रेफरेंस के रूप में लेना चाहता है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके एंड उसका टाइम वेस्ट ना हो, उनको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो एक गुड एब्स्ट्रैक्ट कब होता है, सो इसमें बताया जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग द थीसिस। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं एंड इसमें ये सभी पॉइंट्स हम कवर करते हैं कि हमने थीसिस क्यों लिखी है, ठीक है, हमारी इसमें करंट अप्रोच क्या थी, ठीक है, व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन एंड एम्स। तो क्या हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई थी किसी टॉपिक को लेकर के एंड क्या सोचकर हमने उस टॉपिक को सेलेक्ट किया, कौन कौन से मेथड्स हम लोगों ने यूज़ किए, ठीक है, हमारी इसमें मेन फाइंडिंग्स क्या थी, क्या जो प्रॉब्लम हमने ढूंढी थी क्या उसका सॉल्यूशन हमको मिला या नहीं, या फिर इस प्रॉब्लम को ढूंढते ढूंढते हम लोग किसी और ही प्रॉब्लम पे पहुंच गए एंड हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च। तो क्या इसका मेन कंक्लूजन हम लोगों को मिला है, कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है, उसकी बेसिक डिटेल्स एंड आने वाले समय में इसका क्या यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। तो आई होप ये डायग्राम्स एंड इन 6 की पॉइंट्स की हेल्प से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो इस तरह से पूछा जाता है कि अगर हमें अपना जो है पूरी थीसिस नहीं पढ़ने का टाइम है, अगर हम किसी पर्सन की पुरानी थीसिस पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या है, किस प्रॉब्लम पे उन्होंने फोकस किया है, तो उस चीज़ के लिए हम कौन सा पेज देखेंगे। तो आपको आंसर देना है, उसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पेज पे फोकस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको समझाऊंगी उसके
उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए दिया है, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट। सो टेबल ऑफ कंटेंट आई होप आप लोगों को पता होगा। इसमें बताया जाता है जैसे इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा टाइटल, कौन सा पेज, ठीक है। सो ये क्या करता है, सब्जेक्ट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमें बताता है अलॉन्ग विद इट्स पेज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो अपनी थीसिस में हम लोगों ने अगर कोई चीज़ टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट की है, ग्राफ्स के थ्रू या फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की है, तो हर एक टेबल को हमें नंबर देना होता है। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 में ये टेबल 1 है तो इसको हम 1 दे देंगे, फिगर 1 है तो इसको 1 दे देंगे, सो दैट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो टेबल देखना होगा तो उसके टाइटल के साथ हम उसका नंबर लिख देंगे। आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा आगे टेबल के बारे में थोड़ा सा लिखा होता है एंड उसके साथ उसका नंबर दिया होता है। उस चीज़ को यहाँ पे हम लिखते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे पहला फिगर है हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल से रिलेटेड एंड ये है पेज नंबर 12 में। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। इट इज़ यूज टू एक्नॉलेज असिस्टेंस ऑफ एडवाइजर्स, स्पॉन्सर्स एंड कलीग्स, ठीक है। सो किस किस ने हमें असिस्ट किया, किस किस ने हमें हेल्प की है, उन सभी के नाम, उन सभी को एक्नॉलेज यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, दिस थीसिस बिकम अ रियलिटी विद द काइंड सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। यानी कि हम उनको सभी को थैंक्स बोलते हैं, जो भी हमारे जैसे गाइड हैं, जो भी कलीग्स हैं, जिन्होंने हमें एडवाइस दी है, हमारे एडवाइजर्स हैं, उन सभी के नेम यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द कंटेंट, ठीक है। बाकी का सेक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया वो टॉप ऑफ द कंटेंट था, ठीक है। बॉडी में आता है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन क्या करता है, ये सेक्शन हमें बताता है हमारे रिसर्च की सेटिंग्स के बारे में, हमारे एम्स एंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, ठीक है। सो ये हमें बताता है कि बैकग्राउंड रिसर्च क्या है, यानी कि इस टॉपिक पे पहले किसी ने रिसर्च की है तो उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, हमने क्या प्रॉब्लम फेस की है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के बारे में जो है, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि सोशल वर्क से रिलेटेड मेरा कोई टॉपिक था, उसी पे अगर किसी और पर्सन ने पहले रिसर्च की हुई है तो उस चीज़ को हमने रिव्यू किया, उसमें हमने क्या देखा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। एंड जिन आर्टिकल से हमने रेफरेंस लिया है, जिन आर्टिकल्स को हमने पढ़ के यहाँ पे चीज़ों को समझा है, उन सब के नाम यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन। तो ये हमें बताता है कि रिसर्च का क्या डिज़ाइन होगा, कैसे हमने अपनी स्टडी, जो भी हमने रिसर्च स्टडी की थी, उस चीज़ को हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। कि क्या क्या टूल्स थे, कैसे हमने उन टूल्स को यूज़ किया, कैसे डेटा कलेक्ट किया, कैसे उस डेटा को एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस। तो इसमें हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। दिस सेक्शन में कंटेन टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं ऐड, ठीक है। इफ़ यू हैव कंडक्टेड अ क्वांटिटेटिव पीस ऑफ रिसर्च, दिस सेक्शन में बी डिस्क्रिप्टिव प्रोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है समरी एंड कंक्लूजन, यानी कि इसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या कंक्लूड किया, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू सम अप ऑल योर फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम देम, परहैप्स इन रिलेशन टू अनदर रिसर्च और लिटरेचर, ठीक है। सो हमारी रिसर्च का क्या कंक्लूजन है, क्या निचोड़ निकलता है इस पूरे प्रोसेस का, दैट इज इंक्लूडेड इन समरी एंड कंक्लूजन सेक्शन। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन। सो इफ़ यू हैव कंडक्टेड अ पीस ऑफ रिसर्च फॉर अ होटल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से क्लाइंट को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आपने उनको मैनेज किया, ठीक है, क्या रिकमेंडेशंस आप लोगों की रहेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। एंड समटाइम्स दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट, एंड ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, यानी कि अगर हमारी रिसर्च को लेकर के आगे आने वाले समय में कोई और पर्सन रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो हमारी इस थीसिस को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा क्या सजेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ यूजफुल इन बोथ अकेडमिक रिपोर्ट एंड वर्क रिलेटेड रिपोर्ट टू इंक्लूड अ सेक्शन दैट शोज हाउ द रिसर्च कैन बी कंटिन्यूड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फेज, जिसको बोलते हैं रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी।
सो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में हम देते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स एंड कुछ और रेफरेंसेस, जैसे कि ऑथर का नाम, ठीक है, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है एंड उन्होंने क्या हमारी हेल्प की है इस रिसर्च के दौरान, ये सब चीज़ें आती है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। सो लिस्ट और रेफरेंसेस कंटेन डिटेल ओनली ऑफ दोज वर्क साइटेड इन द टेक्स्ट, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स सोर्सेस नॉट साइटेड इन द टेक्स्ट बट विच आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट्स विल नीड ओनली अ रेफरेंस सेक्शन, इट इंक्लूडेड ऑल द लिटरेचर टू विच यू हैव रेफर्ड इन योर रिपोर्ट, ठीक है। सो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बिब्लियोग्राफी यूज़ किया जाता है एंड छोटे प्रोजेक्ट्स में हम लोग सिर्फ रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन की, जिसका आंसर इस कंप्लीट वीडियो पे डिपेंड करता है। सो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे बोला गया है बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। तो बिब्लियोग्राफी क्यों यूज़ की जाती है? इट शोज वास्ट नॉलेज इन द रिसर्चर। सो क्या ये रिसर्चर के बारे में हमें बताता है? हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी कि आने वाले समय में अगर कोई हमारी थीसिस को रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहता है तो क्या ये उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हैज़ नो रेलेवेंस टू रिसर्च, यानी कि हमारी रिसर्च से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बहुत इजी है, आप लोग आई होप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है एंड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।